हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रमोद कुमार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल रमोद सर बायोलॉजी में स्वागत है। बच्चों, आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव नहीं हो सके हैं, तो आपका क्लास बाधित ना हो तो उसका हम वीडियो बना के डाल देंगे। थोड़े देर के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कुछ कारण हो गया जिसके चलते लाइव नहीं हो पाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? सबसे पहले समझो एंटीजन होता क्या है। तो आप जानते हो कि ब्लड ग्रुप का खोज जो है, ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए हैं? लैंडस्टीनर। कौन किए हैं? लैंडस्टीनर। कौन? लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया और इन्होंने पता लगाया कि आरबीसी के सतह पर, क्या? आरबीसी के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन हिंदी इसका हो गया क्या? प्रतिजन। हिंदी क्या होगा? प्रतिजन, एंटीजन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के भी सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, ठीक है। तो ये हो गया, आरबीसी पर रहेगा एंटीजन, डब्ल्यूबीसी पर रहेगा एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? एंटीजन का काम क्या है? तो एंटीजन के विरुद्ध डब्ल्यूबीसी जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करेगा? हेमोग्लोबिन का निर्माण के लिए प्रेरित, ये नहीं होगा, प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए क्या करेगा? प्रेरित करता है, यानी ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आप जितना देखते हो वैक्सीन लेते हो, वैक्सीन टीका और इंजेक्शन में अंतर है। वैक्सीन किसी विशेष रोग को लॉन्ग टाइम के क्योर होने के लिए दी, जैसे आपने कोरोना का टीका लिया, टीका में चेचक हो गया, डीपीटी हो गया, या टीबी पोलियो का हो गया टीका। टीका वैक्सीन में क्या होता है? किसी रोग के एंटीजन को यानी प्रतिजन को शरीर में कम मात्रा में डाल दिया जाता है, उसके विरुद्ध शरीर हमारा एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, ताकि भविष्य में रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी क्या होती है? डेवलप हो जाती है। क्या होती है? डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई। अब देखो यहां पर, जब रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई तो भविष्य में रोग आपको नहीं होगा, अगर होगा भी तो मरने की संभावना नहीं होगा। जैसे कोरोना में लोग जो मरे, तो कोरोना से लड़ने की क्षमता डेवलप नहीं थी, तो हम लोगों ने टीका लिया, वैक्सीन लिया। अब अगर कोरोना होगा भी तो मरेंगे नहीं, और जब दवा नहीं है तो बहुत लोग क्या होता है? डर से मरते हैं। 2021 में जो कोरोना फैला था कस के, तो उसमें लोग डर से हार्ट अटैक हो गया, तो बहुत लोग डर से मर गए। तो ये एंटीजन के विरुद्ध डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? एंटीबॉडी यानी प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, जिससे चलते भविष्य में वो रोग हमको नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिकथन, एबी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह एबी जो होगा, ये सबसे रक्त लेता है, आप जानते हो, सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्यों? तो रक्त समूह एबी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, एवं इसलिए यह अन्य किसी रक्त समूह के साथ एग्लूटिनेशन नहीं करता। तो ये भी अब देखो यहां पर देखिए, ये ब्लड ग्रुप है, जरा समझ लीजिए। ब्लड ग्रुप, ये हो गया एंटीजन, एंटीजन, प्रतिजन, और ये आपका हो गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, ठीक है। तो ये आपका, ये देखो, ए ब्लड ग्रुप, ए बी सी, ए बी और ओ। अब देखो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या होगा? ए होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। जस्ट इसका उल्टा। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। ए बी में
ये ए बी होगा एंटीबॉडी एब्सेंट, ओ में एब्सेंट होगा, और ये A1B होगा। अब देखो ये जब भी ए को हम बी नहीं दे सकते हैं, बी को ए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए एक दूसरा के दुश्मन होता है, तब ब्लड एग्लूटिनेशन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कर रहा है सेकंड नंबर जे ए बी में एंटीजन होता है। यहां देखो ए बी में एंटीजन तो होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। तो एंटीबॉडी नहीं होने के कारण यह सबसे लेता है। ठीक है, मान लिया कि कोई राज्य है और उसमें सैनिक नहीं है, तो लड़ेगा कौन? तो इसे यहाँ एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी नहीं है, इसलिए यह सबसे लेता है। ओ में एंटीजन प्रतिजन नहीं है, इसलिए यह सबको देता है। ठीक है, तो आप अब देखिए यहां पर कह रहा है, कथन है कि ए बी में सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता सही है, और उसका कारण है कि यह एंटीजन नहीं होता, जबकि एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीजन तो होता है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए सही है और आर गलत है। यह सबसे लेता है लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ एंटीजन नहीं होता है, इसलिए आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के में से किसको मुक्त प्रभावित? अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लोग लेते हैं, सिगरेट पिए मान लो, या पेट्रोलियम वाला धुआं अगर ले लिए, पेट्रोल से जो चलता है गाड़ियां, व्हाइट रंग का धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो शरीर में जाएगा तो हेमोग्लोबिन को जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घट जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाचन क्रिया को प्रभावित करेगा, ये नहीं होगा। लीवर की कार्यशीलता को ये प्रभावित करेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, लीवर की कार्यशीलता प्रभावित होगा अधिक दारू पीने से, किडनी की कार्यशीलता, ये सब दारू पीने से होगा। ठीक है, ये रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता जो है ये कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम होगी तो आपको सांस लेने में परेशानी होगा, ऊंचाई पर जाइएगा तो दम फूलेगा, हार्ड वर्क कीजिएगा तो उसमें भी जल्दी थकिएगा। इसलिए देखिएगा ज्यादा गांजा पीने वाले, ज्यादा सिगरेट पीने वाले जब हार्ड वर्क करते हैं तो उनका दम फूलने लगता है, क्योंकि शरीर में हेमोग्लोबिन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है तो वो शरीर से निकलता नहीं है, और वो ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता उसकी घट गई है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया कर लिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, यहां सिर्फ पूछा है, ये नहीं पूछा है अंतःस्रावी की बहिर्स्रावी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सीधे में? तो सबसे बड़ी क्या है आपका? यकृत। यकृत मतलब लीवर, लीवर है। अग्न्याशय को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि। लार जो है ये सैलिवरी ग्लैंड से, लार स्रावी, लार ग्रंथि से क्या निकलता है? टाइलिन, टाइलिन होता है, टाइलिन। और अधिवृक्क ग्रंथि से, एड्रिनल ग्लैंड से कई गो निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से 3 गो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रेनालिन। ये 3 ग्रंथि, 3 हार्मोन यहां से सिक्रीट होता है। ठीक है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? जरा इसको ध्यान से देखिएगा। विटामिन ए ये स्टोर होता है, जमा होता है, जमा होता है कहां? यकृत में। प्रोटीन का निर्माण होता है हमारे शरीर में, आपको पता है 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में और 10 हम बाहर से लेते हैं, भोजन के द्वारा दोनों मिलेगा तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, या सेल में राइबोसोम है, ठीक है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में ऑलरेडी होता है, हार्मोन का भी निर्माण ऑलरेडी होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी और जेरोफ्थैल्मिया क्या होता है? जेरोफ्थैल्मिया रोग होता है, इसकी कमी से जेरोफ्थैल्मिया रोग होता है। ठीक है,
एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम है जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन जो है शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है और शरीर के बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करने का भी काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? जो मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको कितने प्रोटीन की, जैसे दाल खाएगी दूध खाएगी उसे प्रोटीन मिलता है, तो जितना दाल और दूध खाएगी उतना उसे मिल्क का सिक्रीशन होगा, तो उसको प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितना? तो ये आपको 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 100 ग्राम नहीं। बहुत जगह आंसर 100 ग्राम मिलेगा, 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? बगल में फिगर लगा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य में कौन सा है? तो देखो गेहूं है, जौ है, चावल है और मक्का है। तो इन सभी में सबसे अधिक क्या मिलेगा? ये आपको चावल में, किसमें मिलेगा? सबसे अधिक चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तब मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, गलेक्टोज और ये आपको फ्रुक्टोज, और डाई में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, और पॉली में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज होता है। क्लियर। तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चावल में होती है। इसलिए देखिएगा, जिस आदमी को इंसुलिन का प्रॉब्लम है, यानी जिनको डायबिटीज है, इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है, जिसको डायबिटीज रोग हो गया, तो जब डायबिटीज रोग हो गया तो उसको सबसे पहले चावल, आलू और शकरकंद, केला, इस सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। इसलिए देखिएगा, जब आप केला खाते हो तो तुरंत एनर्जी मिलता है, ठीक है, वो तुरंत आपको एनर्जी देता है। तो इन सभी को सेवन डॉक्टर तुरंत बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इस समय कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है और आप में इंसुलिन कम बन रहा है, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। क्लियर। निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? लार कहां से सिक्रीशन होता है? सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ये लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। और लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन। इसको एक और उपनाम है अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज भी इसको बोलते हैं। टाइलिन को क्या बोलते हैं? अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं। और यह क्या करेगा? स्टार्च को क्या करेगा? स्टार्च, स्टार्च यानी मंड, मंड को किस में? माल्टोज में परिवर्तित करेगा। मंड को किस में? माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। प्रोटीन का पाचन, स्टार्च का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? मुंह से। प्रोटीन का पाचन कहां से? आमाशय से शुरू होता है, आमाशय से शुरू होता है प्रोटीन का पाचन, मुंह से। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च से। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। रेशा ये फाइबर है, इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, समझिए, ये सेलुलोज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? पसली, रिब बोन, रिब बोन कितने जोड़े होते हैं? तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तब 12 इधर और 12 इधर, टोटल कितने हो गए? 24। तब कितने जोड़े होते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? 12 जोड़े होते हैं। पसलियों की संख्या टोटल कितना हो गया? 24, 24 यानी 12 जोड़ा, 12 जोड़ा। यहां पर देखो ये होता है, ये इधर से और इधर से, और ये है एस्टर्नम, यहां देखो लिखा हुआ है एस्टर्नम, ठीक है। तो ये एस्टर्नम के द्वारा ये सभी जुटा हुआ होता है। और एक कलर वाला देखिए आप रिब है, और पीला वाला देखिएगा कोस्टर कार्टिलेज है,
इसलिए देखिएगा ये थोड़ा हल्का फुल्का, ज्यादा लचीला नहीं है, हल्का फुल्का लचीला होता है। ठीक है, ज्यादा लचीला, ज्यादा प्रेशर दीजिएगा तो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कोस्टल कार्टिलेज है, पीला वाला जितना है, और ये रिब बोन्स है, ये कलर जो देख रहे हैं सब रिब बोन्स है, और ये स्टर्नम है, इसी से रिब बोन्स जो है यहां पर क्या है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गए 24। 14 गो हड्डी कहां होता है, तो चेहरा पर, चेहरा पर 14 हड्डी, चेहरा की हड्डी। आप जानते हो स्कल खोपड़ी में टोटल 29 होता है, जिसमें 14 क्या होता है चेहरा पर, 8 गो होता है क्रेनियम, 14 8 22। ठीक है, और 3 इस कान में, 3 इस कान में, 22 6 28, और एगो कंठ में होता है वाइड वन। तो 14 हड्डी कहाँ होती है, चेहरे की हड्डी। ठीक है, 11 10 कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल के नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल किस फसल में, तो देखो बगल में धान के खेतों में लगा हुआ है, तो धान के खेतों में नील हरित शैवाल पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, क्या करेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, यानी नाइट्रोजन को किस में बदल देगा, नाइट्रेट में। किस में बदलेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करेगा। ठीक है, और ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, पौधे उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो जब डायरेक्ट नहीं लेंगे तो उसको वो फिर नाइट्रेट के रूप में लेंगे, तो इसलिए वो नील हरित शैवाल, एजेक्टोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब क्या करेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, और पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो नील हरित शैवाल ये जैव उर्वरक है, कहां पाया जाएगा, ये धान के खेत में। ठीक है, और धान के खेत से गैस भी निकलती है, वो कौन सी गैस, मीथेन गैस भी निकलती है धान के खेतों से। कभी कभी पूछेगा एग्जाम में कि धान के खेत से कौन सी गैस, तो मीथेन गैस निकलती है धान के खेत से। क्लियर। गेहूं, चना, चना में भी क्या होता है, यह भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसमें कौन सा, इसके जड़ में कौन सा होता है, राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु। कौन होगा, राइजोबियम जीवाणु होगा, जिसके चलते ये फिक्सेशन करता है, यानी यह भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम करता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। अब आप सबसे पहले समझो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ये हो गया गुणसूत्र। और क्रोमोसोम में क्या क्या होते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो क्रोमोसोम जो है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम का पार्ट हो गया डीएनए, और डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के छोटे से टुकड़े को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। और जीन माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाने का काम करता है। तो आनुवंशिकता का इकाई क्या हो गया, जीन हो गया। तो जीन को क्या कहते हैं, व्हीकल ऑफ हेरेडिटी, यानी आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का वाहक। क्या कहेंगे, जीन को आनुवंशिकता का वाहक कहेंगे। तो जीन को आनुवंशिकता का वाहक कहेंगे। तो गुणसूत्र, गुणसूत्र में डीएनए होते हैं, डीएनए की इकाई को जीन कहते हैं। तो ये हो गया जीन। अब देखो कभी कभी सवाल पूछता है कि आनुवंशिकता का वाहक कौन, तो आनुवंशिकता का जो वाहक होता है ये जीन होता है एक्चुअल में। अगर जीन नहीं रहेगा तब डीएनए, डीएनए नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम। कभी कभी तीनों ऑप्शन में रहेगा, देखो गुणसूत्र, डीएनए, जीन सब है, तब क्या करेंगे, जीन को लगाएंगे, क्योंकि जीन ही आनुवंशिकता का वाहक है। केंद्रक, केंद्रक जो है इसको बोलते हैं कोशिका का, कोशिका का मस्तिष्क। क्या कहेंगे, मस्तिष्क। जीन का खोज कौन किए,
जोहानसन। डीएनए का खोज कौन किए हैं? फ्रेडरिक मीसर। वाटसन और क्रिप या पढ़ते हो तो डबल हेलिक्स संरचना का खोज किए, खोज में फ्रेडरिक मीसर। और क्रोमोसोम का खोज कौन किए हैं? तो ये क्रोमोसोम का आपको खोज किए बाल्डियर। वाल्डेयर, वाल्डेयर। क्रोमोसोम का खोज कौन किए? बाल्डियर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी के पौधा को उगाना। बिना मिट्टी के पौधा आप जलीय जलों में कर सकते हो, ठीक है। तब बिना मिट्टी के पौधे की खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो क्या कहेंगे? मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन को क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। मृदा विहीन पादप संवर्धन को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन। पादप में कलम लगाना, कलम कैसे लगाते हैं? मान लो कि ये पौधा यहां से उसका डाली निकला, तो डाली को यहाँ पर काट दिए, मिट्टी मिट्टी डाल दिए और यहाँ पर खाद वाद बांध दिए, लगा दिए, खाद वाद डाल दिए। और खाद डालने के बाद समय समय पर पानी डालेंगे तो यहाँ पर नया पौधा निकलेगा। और यहाँ से ये दोनों को काट देंगे तो यही हो गया कलम लगाना, ठीक है। इसको वेजेटेटिव प्रोपागेशन, वर्धी जनन भी कहते हैं, या तना काट के लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट देखिए, विकास का मुख्य कारण है, विकास का, इवोल्यूशन का, उद्विकास का, जैविक विकास का क्या कारण है? तो प्राकृतिक वरण, यानी प्राकृतिक वरण कहो या प्राकृतिक चयन कहो, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? डार्विन, डार्विन के द्वारा दिया गया है। और इनका कहना है कि जीवों में जो लक्षण होते हैं वो प्रकृति के अनुकूल होते हैं, और जिनमें नेचर के अनुकूल लक्षण होगा वह जीव आगे बढ़ेगा। जैसे आप समझो पोलर बियर है तो वो ध्रुवीय प्रदेश में ही रहने का लक्षण डेवलप है, उसको अपने यहाँ लाइएगा वो मर जाएगा, क्योंकि यहाँ के अनुसार उसमें लक्षण डेवलप नहीं है। तो प्रकृति के अनुकूल जिसमें लक्षण रहेगा वह जीव आगे बढ़ेगा, और जिसमें लक्षण नहीं रहेगा वह जीव आगे नहीं बढ़ेगा। तो नेचुरल सिद्धांत जो है, ये प्राकृतिक चयन जो है, ये आपको डार्विन के द्वारा दिया गया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। जीवों में अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहेंगे। लैंगिक जनन, किसी भी जनसंख्या को बचाने के लिए, किसी भी जनसंख्या को बचाने के लिए लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर लैंगिक जनन नहीं रहेगा तो वो जनसंख्या, वो प्रजाति नहीं बचेगी और वो खत्म हो जाएगी। जैसे गौरैया का रिप्रोडक्टिव पावर घट गया है, ठीक है, रिप्रोडक्टिविटी घट गया है। गिद्ध का घट गया, गिद्ध खत्म हो गया, गौरैया खत्म हो गई। नेचर के अनुसार जो बदलाव हुआ यहाँ ये भी चलेगा, वो उसमें नहीं हो पाया, नेचर के अनुसार लक्षण डेवलप नहीं कर पाया, जिसके चलते नेचर उसको नेग्लेक्ट कर दिया, वो खत्म हो गए और लैंगिक प्रजनन भी नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर, नॉक्टर्नल, रात्रिचर होते हैं, मतलब नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात में उड़ेंगे। अब देखो, घरेलू मक्खी दिन में, खटमल दिन रात दोनों, तोता दिन में, मच्छर रातें में। अब अंधेरा है तो दिनों में उड़ता है तो दूसरी बात है। चमगादड़ रातें में, उल्लू रातें में। तो क्या हो जाएगा? मच्छर रात में, गौरैया दिन में, हिरन दिन में, उल्लू रात में, चमगादड़ रात में, कुत्ता दिन में। तो इसमें क्या हो जाएगा? मच्छर, चमगादड़, उल्लू। और चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है, उड़ने वाला स्तनधारी। ये है उड़ने वाला स्तनधारी। क्या है? उड़ने वाला स्तनधारी है, ठीक है। और उल्लू पक्षी है, सभी पक्षी को दिन में दिखाई देता है, सिर्फ उल्लू को रात में दिखाई देता है। समझ गए?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? अफगानिस्तान में खूब होता है। तो इसका जो है पेपेवर सोमनीफेरम इसका वनस्पतिक नाम है। एम्बलिका ऑप्शनरिस ये जो है आंवला का है। आंवला का वनस्पतिक नाम है। ये हो गया अफीम, ये रोबल्फिया, ये है सर्पगंधा। सर्पगंधा का व्यापारिक नाम है। और सर्पगंधा का व्यापारिक नाम और सर्पगंधा का उपयोग सर्पदंश की दवा बनाने में होता है। ये आयुर्वेद में सर्पदंश की जो दवा बनती है, और हाई बीपी वाला ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए भी दवा बनता है आयुर्वेद में। ठीक है। और सिनकोना स्पेसीज नहीं होता है। सिनकोना जो है, ये सिनकोना का कुनैन का व्यापारिक नाम है। ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, ये कुनैन, ये सिनकोना का व्यापारिक नाम है, वनस्पतिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस। ठीक है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? आज चला सब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लाइव नहीं हो पाए। तो आपको वीडियो जा रहा है, वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।